चलिए वेलकम, स्वागत है। नया टॉपिक पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग लेके आए हैं IUCN, हिंदी में प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था। वैसे आप लोग लाल सूची रेड डाटा बुक आप लोग पढ़े हैं, आप लोग जानते भी हैं बहुत कुछ। तो ये जो संस्था है IUCN क्या है? संस्था का प्रकृति नेचर क्या है, कैसी संस्था है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन याद रखना, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अभिकरण है, उसका नाम है महासभा। नाम सुने होंगे, महासभा, सुरक्षा परिषद, महासभा, 5 को है ना, सामाजिक आर्थिक परिषद, ये न्यायालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग नहीं है, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा इसको क्या है, यानी इसको मान्यता किसने दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। किस स्तर का इसको मान्यता है? पर्यवेक्षक का, सुपरवाइजरी इसको बोलते हैं, सुपरवाइजर इंग्लिश में। पर्यवेक्षक का स्तर का दर्जा प्राप्त है। ये एग्जाम में याद ध्यान रखेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्था, अगर लाइन लिखा ऑप्शन में तो गलत होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, आधिकारिक दर्जा। आधिकारिक मतलब होता है कानूनी रूप से, विधिवत रूप से, ठीक है। अब आइए, लाल सूची क्या है? तो लाल सूची वर्ष 1963 में प्रारंभ हुआ था। लाल सूची का जारीकर्ता लाल सूची को जारी कौन करता है? IUCN जारी करता है। कैसे? तो वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग, 2 गैर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्था का नाम है। वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम एक आयोग है, दूसरा है प्रजाति उत्तरजीविता आयोग। ये दोनों के सहयोग से जारी करता है कौन? IUCN जारी करता है, तो मारना डायरेक्ट IUCN। लेकिन किसके सहयोग से जारी करता है? तब वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता का आयोग, ठीक है। विषय जारी करने, लाल सूची में जो विषय है क्या है जो जारी करता है? तो वैश्विक स्तर पर पशु और पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा, और पशु मतलब सिर्फ गाय, क्या? तो पशु और पादप, जितना पशु पता ही है, प्रजातियों की संकटग्रस्त स्थिति का आकलन प्रस्तुत करना। ये बताता है कि भाई ये पशु, ये वृक्ष, ये पौधे अब संकटग्रस्त हो गया है, उसका आकलन करके प्रस्तुत करता है, ठीक है। आकलन प्रस्तुत करना, आकलन, ये सब याद रखेंगे, आकलन प्रस्तुत करना, ये लाल सूची। अब रेड डाटा बुक में ये दोनों क्या अंतर है? प्रकाशन करता वही हो गया IUCN। प्रकाशन का विषय इसका क्या है? तो चुनी गई प्रजातियों का संरक्षण की स्थिति, मतलब ये जारी किया कि भाई ये प्रजाति संकट में है, आकलन करके बता दिया, तब ये का जारी करता, इसकी स्थिति क्या है? अगर इसकी स्थिति पूरा संकट में, तो इसको कैसे बचाया जाएगा, वो उपाय इसमें ये आकलन करता है और ये उसकी संरक्षण की बात करता है। बस इतने अंतर, क्लियर हो गया ना? प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरों का उजागर एवं उसके उपाय, लाल सूची, रेड डाटा बुक। अब विलुप्त प्रजाति की परिभाषा क्या है? नहीं, विलुप्त हो रहा है, विलुप्त हो गया। पिछले क्लास में, कई क्लास में हम लोगों ने ये सब शब्द आ रहा था, विलुप्त विलुप्त। तो ये समझ लो विलुप्त की परिभाषा क्या है। किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से नहीं देखा गया। जैसे टाइगर, बंगाल टाइगर जो जिसको बोलते हैं, उसका प्राकृतिक आवास सुंदरबन है। अगर वो सुंदरबन में 50 वर्षों से नहीं देखा गया, तो ये माना जाएगा कि जो वो टाइगर है वो वहाँ क्या है? गिर गुजरात में पड़ता है, गिर जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगर गिर वन में जो गुजरात में है, वहाँ शेर 50 वर्षों से नहीं दिख रहा है, तो माना जाएगा कि शेर क्या हो गया? विलुप्त हो गया। क्लियर हो गया ना? प्राकृतिक आवास, जैसे हमारा तुम्हारा प्राकृतिक आवास यहाँ है, कहाँ पे?
कोई अब अभी इंसान रह रहा है, अब 50 वर्ष जब आएगा उस समय का इंसान यहाँ देखेगा कि नहीं, तो माना जाएगा यहाँ जो था वो विलुप्त। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुआ, 1750 तक आते आते ये विद्वानों ने माना कि ये अब क्या हो गई, समाप्त हो गई। लोग विलुप्त होने का दो स्थिति है, या तो मर गया होगा या तो वहां से सदा के लिए वो उस स्थान से चल गया होगा कहीं, फिर वो कहीं गया होगा, फिर मर गया होगा। तो मनुष्य के लिए विलुप्त परिभाषा नहीं है, एक समझाने का बता रहे हैं। विलुप्त का परिभाषा हमेशा जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु जो है, पादप है, पेड़ पौधे, पशु, उसके लिए ये परिभाषा है। चलिए लिखिए, चलिए अब बताते हैं इसको। 9 श्रेणी आपको बताए थे IUCN द्वारा। लाल सूची में कितने पूरे जीव पादप को, जीव जंतु और पादप को कितने श्रेणी में बांटा है, डाला है 9। पहले तो याद रखना 9 श्रेणी है। पहला श्रेणी है विलुप्त, सूची बना किताब है, उसमें 9 गो चैप्टर है। पहला चैप्टर विलुप्त लिखा हुआ है। विलुप्त का मतलब क्या था, कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा, सब चल गया। क्लियर है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलुप्त बोलते हैं। कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा, उसको विलुप्त। विलुप्त का परिभाषा जब कोई पूछेगा तो ये बताना है कि कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा। अब वैश्विक स्तर पे डायनासोर और बलूबक विलुप्त हो चुका। डायनासोर और बलूबक क्या हो गया, विलुप्त हो गया। अब इधर भारत में एशियाई चीता, गुलाबी सिर और बाला बत्तख। एशियाई चीता भी भारत में पाया जाता है, विलुप्त हो गया एशियाई चीता। गुलाबी सिर और बाला, गुलाबी सिर वाला बत्तख, उसका सिर गुलाबी रंग का, ये भी क्या है, विलुप्त हो गया। वन विलुप्त किसको कहते हैं, पूर्णतः विलुप्त हो चुका। कहाँ से, वन से पूर्णतः विलुप्त हो चुका, लेकिन पाया जाता है कहाँ पे, चिड़ियाघर में, अपने मूल स्थानों में। कोई जैसे उसका बताए थे ना, गिर मूल स्थान है, हर जीव का अपना अपना होता है। वन, सुंदरबन, हिमालय का क्षेत्र उसका मूल स्थान है, वो मूल स्थान में पाया जाता है। चिड़ियाघर में मिलेगा। कृत्रिम निवास स्थान पे, मानिए तुम्हें शौक है पालने का कोई जीव जंतु का, कहीं खरीद कर नहीं लाते हो, घर में रखे रहते हो, तो ये हुआ कृत्रिम निवास स्थान पर। या कहीं पार्क छोटा मोटा बना दिया, उसी में डाल दिया, सब लोग देख रहा है। वन विलुप्त किसको कहते हैं, वन से विलुप्त हो गया लेकिन पाया जाता कहाँ, चिड़ियाघर में, अपने मूल स्थानों में, कृत्रिम निवास स्थान पर, इसको वन विलुप्त कहते हैं। अति संकटग्रस्त प्रजातियां, संकटपन लिखते थे ना, संकटापन कुछ शब्द से लिखा रहे थे लगातार, ये है अति संकटग्रस्त प्रजातियां, विलुप्त होने का घोर खतरा बना हुआ है। संकटग्रस्त और अति संकटग्रस्त में ही अंतर है, यहाँ पर खतरा बना हुआ है, यहाँ घोर खतरा नहीं, तो घोर समस्या उत्पन्न हो गया। घोर समस्या उत्पन्न हो जाना मतलब है कि उसको आप काबू नहीं पा रहे हैं, तुरंत नहीं काबू पाएंगे, कुछ समय लगेगा काबू पाने में, तो उसको बोलते हैं घोर समस्या। और समस्या, अरे यार समस्या उत्पन्न हो गया, तो अगला क्या हुआ, अच्छा ठीक है, तो इधर से जवाब आया, डोंट वरी, हो जाएगा। लेकिन घोर समस्या जब उत्पन्न होता है तब क्या होता है, हाँ, तब वो डोंट वरी नहीं बोलेगा, अरे यार कुछ उपाय सोचो, किसी से बात करो, किसी से मदद लो, तो ही बात है पेट में समझाने का। अंतिम संकटग्रस्त प्रजातियां विलुप्त होने का घोर खतरा बना हुआ है। इसमें संबंधित जीव कौन कौन है जिस पर घोर संकट है, कभी भी विलुप्त हो जाएगा, यानी कभी भी ये जंतु कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, या यहाँ से बाहर आ जाएगा। पिग्मी हांग, डुगोंग नामक समुद्री जीव। डुगोंग एक समुद्री जीव है, समुद्र में ही पाया जाता है। आप देखते होंगे कैसे एक तरह से डॉल्फिन का ही रूप रहता है, लेकिन उस समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। हिमालयन बटेर, गंगा सार, पांडिचेरी सार, साइबेरियन सारस,
घड़ियाल, गिद्ध और भारतीय चीता। अब देखो एशियाई चीता विलुप्त हो चुका और भारतीय चीता, दोनों कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। वहाँ भारतीय चीता है, यहाँ एशियाई चीता विलुप्त श्रेणी में है, लेकिन भारतीय चीता अति संकटग्रस्त प्रजातियां में, ध्यान रखिएगा। गंगा सार्क अति संकटग्रस्त प्रजातियां में है, लेकिन गंगा डॉल्फिन संकटग्रस्त है। यहीं पे फंसाएगा जो बता रहे हैं। गंगा सार्क जो है अति संकटग्रस्त श्रेणी में है और गंगा डॉल्फिन संकटग्रस्त, ध्यान में रखोगे। संकटग्रस्त किसको कहते हैं? वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, वनों से विलुप्त। ये यहाँ वन शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। कहीं से भी खतरा बना हुआ है, घोर खतरा, कहीं पे भी वन हो सकता है, कहीं जहाँ वन नहीं भी है लेकिन पहाड़ पर्वत, वहाँ समुद्र के में, यानी कहीं भी कृत्रिम छोड़कर, कृत्रिम जगह पे छोड़कर। कृत्रिम किसको, कृत्रिम आवास किसको कहते हैं? जैसे चिड़ियाघर आप बना लिए या कोई बेड़ा बना दिए, मनुष्य बनाकर उसमें रखता है तो उसको कृत्रिम बोलते हैं। तो विलुप्त होने का घोर खतरा बना हुआ, यहाँ वन शब्द नहीं है कहीं भी। जैसे कहीं भी समुद्री जीव है ना, कि है कि नहीं? पांडिचेरी सार्क है ना, ये सब जो किनारा है समुद्र किनारे, तो ये कहीं भी। लेकिन संकटग्रस्त में वनों से विलुप्त, वनों शब्द ध्यान रखना, वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ। इसमें संबंधित जीव कौन है? फॉरेस्ट आउलेट, नीलगिरी ताहार। ताहार दो जगह होगा, एगो हिमालयन ताहार भी है, कहीं मिला होगा। कहाँ पे? बटे नीलगिरी ताहार, लाल पांडा बताए थे ना, लाल पांडा, गंगा डॉल्फिन, एशियाई शेर। एशियाई शेर वनों से विलुप्त होने। एशियाई शेर किस वन में पाया जाता है? गिर, गुजरात में, इसलिए इसको इस श्रेणी में है। एंटीलोप कस्तूरी मृग, एंटीलोप कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है? भारत में नहीं, तिब्बत में पाया जाता है। ये संकटग्रस्त श्रेणी में इस जीव को डाला गया। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ गया? किसी को दिक्कत कोई भी? चलिए लिखिए। अगला देखिए, पांचवा पढ़ लिए थे, चौथा तक पढ़े थे। पांचवा है असुरक्षित। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे, और अपना कॉपी पर भी नजर रखिएगा। वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना, और चौथा में होगा वनों में संकट हो जाने की खतरा। खतरा को गोल कर लो और संभावना को, ये यूपीएससी फंसाता है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखिए पांचवा चौथा में? वनों में विलुप्त हो जाने की खतरा, है ना? जब खतरा शब्द हुआ संकटग्रस्त, जब संभावना शब्द हुआ, यानी संभावना है तो वो, इसका मतलब है कि वो सुरक्षित है, इसलिए संभावना। अगर आप उसे सुरक्षित कर देंगे तो बच जाएगा। खतरा में आप जो बचल है उसी को आप बचा लीजिए तो बहुत बड़ी बात है खतरा में। लेकिन वो सुरक्षित का मतलब होता है संभावना है, मतलब वो सुरक्षित है, इसको सुरक्षित करना होगा। वो सुरक्षित दो रूपों में हो सकता है, या तो शिकार के रूप में, कोई शिकार करने की संभावना को शिकार कर ले, या रोगग्रस्त हो सकता है, बीमारी आ जाएगी तो भी वो विलुप्त हो जाएगा। तो वो सुरक्षित का परिभाषा होता है कि वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना। जी कौन जीव इसमें शामिल है? वो सुरक्षित में हिम तेंदुआ, अफ्रीकन हाथी, एक सींग वाला गैंडा, चीता, सांबर, कलाऊ, एक तेंदुआ, चार सींग वाला मिर्ग, समुद्री गाय और 12 सिंगा। बड़ा सिंगा देखा, 12 से 2 रहता है, ऐसे निकल होता है। ठीक है। संकट निकट किसको कहते हैं? जाति का निकट भविष्य। निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना। निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकता है, इसे भी बचाने की आवश्यकता है। इसमें सम्मिलित मुक्त जीव है तेंदुआ, हिमालय ताहार। संकट मुक्त बहुत कम संकट होता है। कौन जीव है? नीलगाय देखे हो, चिंकारा, काला हिरण,
ये संकट मुक्त सूची में शामिल है। आंकड़ों का भाव 8वां 9वां आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अब लिखोगे अब पूछेगा प्रश्न समझना, IUCN में वैसे जीव को भी सम्मिलित किया गया है जिसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। बात सही है या गलत है? सही है। गलत है। IUCN में वैसे भी जीव को शामिल किया गया, IUCN के द्वारा लाल सूची में वैसे भी जीव को शामिल किया गया है, पादप को शामिल किया गया है, पशु को, जिसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। सही होगा या गलत होगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ लिख दिया आंकड़ों का ही अभाव। बहुत सा ऐसा जीव होगा जो विलुप्त हो गया, उसका आंकड़ा अब तक नहीं मिल पाया। दूसरा आंकड़ों का अभाव, तीसरा आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखना, मार देना एकदम, ये फंसाएगा। इधर अगर नहीं दिया तो यहाँ एक लाइन 1 नंबर और 2 नंबर, केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 2 दोनों सही, ना तो 1 ना तो। क्लियर हुआ ना? यही से अगर फंसाएगा तो यहीं से। आंकड़े कुछ ऐसे भी जीव हैं, हो सकता है संकटग्रस्त, लेकिन IUCN के पास आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, आंकड़ों का अभाव है। जिसका आंकड़ों का अभाव है, उपलब्ध नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं। जिसका आंकड़ा का अभाव है, आंकड़े उपलब्ध नहीं है, वो लाल सूची में दर्ज नहीं किया गया। क्लियर हो गया ना? 8वां 9वां, ये ध्यान रखना। अगला, भारत बनाम लाल सूची, यानी भारत बनाम लाल सूची। लाल सूची में भारत की क्या स्थिति है? वर्तमान में भारत की प्रजातियां लाल सूची में दर्ज कुल संख्या कितना है? 295 प्रजातियां पशु और पादप का, भारत में जो पाया जाता है पशु और पादप का, 995 प्रजातियां लाल सूची में दर्ज है, जिसमें पक्षी कितना है? 180 पक्षी को दर्ज है। क्लियर हो गया? चलिए लिखिए। साथ ही ये जो है जीव, उसको आप लोग आज गूगल पे दिन भर उसी में टाइम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिम तेंदुआ किसको कहते हैं? कैसा चित्र होता है? देख लो जो नहीं देखा है कभी। हिम तेंदुआ, समुद्री गाय, नील गाय, तो याद हो जाएगा सदा के लिए चित्र। गूगल पे मारोगे आ जाता है। आता है कि नहीं? जी सर। तो आ जाएगा। जो नहीं जानते, जैसे चीता देखी हो, एक सिंह वाला मिर्ग कैसा होता है, मारोगे आ जाएगा। जितने भी इसमें जीव हमने लिखाया, समुद्री जीव, एक डुगंग ऐसे कुछ था, वो कैसा होता है? समुद्री गाय कैसा होता है? मार मार के देखोगे सदा के लिए याद हो जाएगा, फिर रटना नहीं पड़ेगा। चलिए लिखिए। प्रकार के पक्षी होगा कि प्रकार में आएगा कि पक्षी होगा? 180 पक्षी है, विभिन्न प्रकार का होगा। कौवा होगा, बाज होगा, कि एक होता था और भी बहुत से पक्षी, कई प्रकार के पक्षी हैं। चलिए अब अगला टॉपिक है आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि किसको कहते हैं? परिभाषा पहले, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले परिभाषा जरूर पढ़िए, तभी आप उसको समझ पाएंगे। आराम से कम रटना पड़ेगा और मार देंगे। करंट भी पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। आर्द्रभूमि किसको कहते हैं? परिभाषा है वह भूमि जो वर्ष के कुछ महीने, एक साल में 12 महीना आता है, कम से कम 3 महीना, 3 या 6 महीना एक माना जाता है। तो कुछ महीने शब्द एक्यूरेट नहीं कि 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो शब्द कुछ महीने। वह भूमि जो वर्ष के कुछ महीने अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से जल से ढका रहता है, वो क्या कहलाएगा? आर्द्रभूमि क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है? सम्मिलित क्षेत्र। अब आर्द्रभूमि में कौन कौन क्षेत्र को शामिल किया गया? प्रकृति पदार्थ, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, प्राकृतिक घटनाओं द्वारा निर्मित है, चाहे वो वर्षा हो, भूकंप हो, बाढ़ आया नदी के माध्यम से, उससे हो, प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। तो झीलें, नदियाँ, दलदली क्षेत्र, आर्द्रघात भूमि, पीठभूमि, मरुदान, डेल्टा एवं एस्चुरी, तटीय समुद्री क्षेत्रों,
तट के किनारे जो समुद्री क्षेत्र है, मैंग्रोव वन क्षेत्र और मूंगा क्षेत्र। मूंगा मतलब कल बताए थे परवाल, परवाल नीति बताए थे। मानव निर्मित छोटे तालाब, यहाँ तालाब शब्द नहीं है, क्या है छोटे तालाब। बड़ा तालाब प्राकृतिक पदार्थ होता है, वो बाढ़ आया तो गड्ढा कर देता है। छोटे तालाब, धान का खेत देखे हो, जलागार क्या है, इधर नहीं मिलेगा। जलागार आप कह सकते हैं कि दक्षिणी बिहार में आहर जिसको कहते हैं वो एक जलागार के रूप में। टाल टाइप का, टाल नाम सुने, आहर टाल मिलेगा आपको, मकामा टाल, जलागार। टाल को यहाँ टाल हो गया, नहीं तो आहर को समझ सकते हैं। नमक तालाब, ठीक है, नमक वाला तालाब। भारत का आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल क्लियर हो गया कि कौन आर्द्र भूमि है क्षेत्र, प्राकृतिक पदार्थ और मानव निर्मित, इस सबको क्या कहा गया, आर्द्र भूमि क्षेत्र। भारत का आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल हम लोग देखें तो भारत के कुल भूमि, भारत का जितना भूमि यानी भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है, 32 लाख जो भी है, उसमें आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, 4.63। जितना भारत का क्षेत्रफल है उसमें आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल 4.63%, 4.63, ये है ना। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला भूखंड क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, भूखंड क्षेत्र, राज्य नहीं, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला भूखंड क्षेत्र या क्षेत्र, भूखंड क्षेत्र दे या क्षेत्र दे, एक ही बात, फंसना नहीं है एग्जाम में। तो कौन है, वेमनाड, कहाँ है ये, केरल में। यहाँ वेमनाड झील भी प्रसिद्ध है। कैसा है, कयाल का उदाहरण है, कयाल है ना। सर्वाधिक आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल वाला राज्य तो प्रथम, दूसरा, सबसे अधिक भारत में आर्द्र भूमि गुजरात में, दूसरा आंध्र प्रदेश में। अब बिहार में क्या, बिहार छोड़ दो, यहाँ पे दिमाग में लगा, बिहार में बिहार स्पेशल में लिखा दिया, तुम्हारा काम, चलो लिखो। रामसर स्थल, रामसर सम्मेलन, रामसर अभी समय या रामसर साइट, सब एक ही है, रामसर, ठीक है। नाम सुने हो, करंट में खूब पढ़ते रहते हैं, रामसर पढ़ते हैं ना। तो रामसर सम्मेलन है क्या, तो रामसर सम्मेलन का विषय है कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक क्या है, संधि है। रामसर में जो सम्मेलन होता है आर्द्र भूमियों को संरक्षण हेतु एक संधि है, एक संधि, ना कि एक कानून है, एक विधान है, एक संधि है, लिख देगा, एक संधि, एक कानून या कुछ और ऑप्शन दे देगा, क्या मालूम, संधि है। किससे संबंधित संधि है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण, क्लियर हो गया ना, संधि, इसलिए हम गोल कर देंगे, आ जाए, फंसेगा नहीं एग्जाम, एक संधि है। रामसर सम्मेलन स्थान रामसर कहाँ पड़ता है, ईरान में। ईरान में एक रामसर एक स्थान है, वहीं के सम्मेलन होता है, पूरे विश्व के देश बैठते हैं आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु, इसलिए रामसर सम्मेलन उसका नाम पड़ गया। रामसर ईरान में पड़ता है। प्रथम बैठक 2 फरवरी 1971 को हुआ था, लेकिन विधिवत रूप से पूर्णतः ये क्रियान्वित या लागू कब हुआ, 1975 में। कोबर्ग प्रायद्वीप कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, विश्व का पहली रामसर साइट है, इसलिए पूछता है कोबर्ग द्वीप प्रायद्वीप, क्यों पूछता है समझ गए होंगे, विश्व का पहली रामसर साइट ही है। रियो नीग्रो कहाँ है, ब्राजील में, विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है, ठीक है। अब विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश यूनाइटेड किंगडम, यूके, इसी को दूसरा नाम ब्रिटेन भी लोग कह देते हैं, ब्रिटेन इसी को कह देते हैं, क्लियर हो गया ना। लेकिन ब्रिटेन ऑप्शन रहेगा, यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन में रहेगा, क्या मानिएगा, यूनाइटेड का किंगडम मानिएगा, क्लियर है ना। जब वो नहीं रहेगा तब ब्रिटेन में तो जाना ही है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन हम शायद समान भूगोल पढ़ाए हैं, तो उसमें हम डिटेल से क्लियर कर दिए कि यूनाइटेड किंगडम का क्या अर्थ होता है, ब्रिटेन का क्या अर्थ होता है, देख लेंगे, नोट्स में होगा, क्लियर। अरे सुधा तुम दी नहीं अभी तक नोट्स, हाँ तुम कर लेते आओगी,
विश्व में उसमें वो भी रखेंगे ताकि पता चल जाए। विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश यूनाइटेड किंगडम यूके। वर्तमान में 2022 तक, यानी वर्तमान में मतलब 2022 तक रामसर स्थल यानी रामसर सूची में शामिल स्थल कितना है? टोटल 2465 स्थल क्षेत्र शामिल है। ठीक है, चलिए लिखिए। चलिए अब रामसर स्थल बनाम भारत, यानी भारत का रामसर स्थल में, रामसर सम्मेलन में, रामसर सूची में क्या स्थान है, क्या स्थिति है? तो वर्ष 1981 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल, दोनों प्रथमे हैं। एग्जाम में देखना तो ऑप्शन में दोनों अगर है तो दोनों मारना है। जब दोनों में ई है ई नहीं है तब चिल्का झिल तो सब जानता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है दोनों मानना होगा, क्योंकि वर्ष 81 में शामिल हुआ, 1981 में। और सम्मेलन एक वर्ष पे प्रति वर्ष होता है, रोज नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये कंफ्यूजन वाला है तुम लोगों के लिए। तो सब मारेगा, दोनों रहेगा ऑप्शन में, और दोनों का भी बात रहेगा और वो भी रहेगा, सब चिल्का झिल मार कर अमर सही अमर सही। अभी कैसे उत्तर देगा? क्या करो नहीं सही, ये सही। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल तो दोनों प्रथम में है, चिल्का झील और केवला देव पक्षी अभयारण्य, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। वर्ष इसलिए लिख दिए हैं 1981 में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब दोनों में कोई एक रहेगा तब तो जो तुमको लगेगा वो मारना, ई रहेगा इसको मारना, ई नहीं रहा ई रहा इसको मारना है। दोनों प्रथम में। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन दूर हुआ? ठीक है। 1 फरवरी देखिए शामिल हुआ पहले 2 स्थल, उसके बाद भारत जो है रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया। भारत रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया? 82 में, 1 फरवरी 1982 में शामिल हो गए दोनों स्थल 81 में। ध्यान रखना। सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, रामसर स्थल। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल ही है रेणुका आर्द्रभूमि। आगे आता है तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। पता है कि नहीं? कि गुजरात? तो गुजरात क्या है? आर्द्र, सबसे अधिक आर्द्रभूमि है। ठीक है। कांवरताल या कनवार झील एक ही है, फंस गया था सब लोग इसी में। सब पढ़ाता। कांवरताल को ही कांवड़ भी बोलते हैं, कांवड़। और ऑप्शन में दिया था कनवार, शायद फुर्सत करके आया गलत करके। तो कांवरताल या कनवार झील बेगूसराय बिहार में पड़ता है। वर्ष 2020 में रामसर सूची में ये शामिल हुआ। और भारत के तरफ से भारत का कुल कितना है? 75 स्थल शामिल है। 75 में कांवड़ झील का कितना स्थान है? 39वां। भारत की ओर से 39वां स्थान है। क्लियर हो गया? ऑल ओवर पूरी दुनिया में नहीं, 39वां भारत की ओर से। बिहार का एकमात्र स्थल है जो रामसर सूची में शामिल हुआ, एकमात्र स्थल। इसलिए लिख दें ताकि तुम लोग कंफ्यूजन में ना पड़ जाओगे। ये क्या बोलता है? दरभंगा का एक है झील, है ना? कौन झील है? किशोर स्थान। तुम लोग सोचो किशोर तो शामिल हुआ होगा, नहीं हुआ, इसलिए लिख दिया। बिहार का एकमात्र स्थल जो रामसर सूची में शामिल है वो कौन है? कांवड़ झील। वर्तमान में मतलब 2022 तक रामसर सूची में शामिल भारत का कुल स्थल, और 2000 सिर्फ 2022 में इसलिए लिखे कि आज़ादी का अमृत वर्ष। आज़ादी का अमृत वर्ष किसको कहा जाता है? 2022 को। आज़ादी का अमृत वर्ष मतलब भारत 75वां आज़ादी का दिवस मनाया, जो अमृत वर्ष के रूप में। तो 2022 में जो रामसर सूची में शामिल हुआ है, भारत का कुल कितना स्थल है? 2022 तक 75। आज़ादी के 75 वर्ष पूर गया ना। अब तुम्हारा काम है कि 75 को स्थल है, उसमें झील कितना शामिल है। एक बार जरूर देख लेगा, करंट में होगा एडिटोरियल में।
पूछेगा, यहाँ से नहीं पूछा तो वही पूछेगा करंट में। करंट झील जो पूछेगा ट्रेडिशनल अब नहीं पूछेगा, अब झील वो पूछता है जो रामसर सूची में शामिल हुआ। देख लेगा जो सेट पे दिया दिया कौन कौन झील कौन कौन स्तर 75 को एक नज़र देख लेना, ठीक है, बस दिमाग में आ जाएगा। चलो इसको लिखो। और आज का क्लास और ये तो बताए कि 2022 में रामसर सूची में शामिल स्तर 28 को है 2022 में। आज का क्लास यहीं तक, अगले का इंतजार कीजिए। क्लास का अगले क्लास जो होगा वो भूकंप और पर्यावरण होगा, यानी प्राकृतिक भूगोल का अब हम अंतिम चरण में पीछे से दूसरा और फिर अंतिम होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।